प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आज हम वायरिंगों का चुनाव, वायरिंग प्रणालियों के प्रकार तथा सभी प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन अर्थात सिलेक्शन ऑफ वायरिंग, टाइप्स ऑफ वायरिंग एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वायरिंग्स का अध्ययन करेंगे। किसी भवन में विद्युत उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराना ही वायरिंग कहलाता है तथा यह कार्य पूर्ण व्यवस्थित तथा भारतीय विद्युत अधिनियमों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। वह वायरिंग का चयन करते समय आग से सुरक्षा व क्षरण धारा से सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम यह जानेंगे कि वायरिंग क्या है, अपने घरों, कार्यालयों अथवा उद्योगशाला में कौन सी वायरिंग प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, वायरिंग प्रणालियां कितने प्रकार की हैं व विभिन्न वायरिंग प्रणालियों में भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियां क्या हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आजकल के युग में हमारे जीवन के लिए विद्युत शक्ति एक मूलभूत एवं जरूरी आवश्यकता बन गई है। विद्युत को पावर स्टेशन से पारेषण एवं वितरण प्रणाली के द्वारा सभी जगहों पर पहुंचाया जाता है। घरों में उचित योजना के अनुसार वायरिंग द्वारा विद्युत उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वायरिंग से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता को विद्युत उपभोग की सुविधा एक व्यवस्थित तथा भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 तथा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंतर्गत उपलब्ध कराना ही विद्युत वायरिंग कहलाती है। वायरिंग का चयन, सिलेक्शन ऑफ वायरिंग। किसी स्थान पर वायरिंग करने से पहले निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। टिकाऊपन अर्थात बदलते मौसम के प्रभाव से वायरिंग टिकाऊ होनी चाहिए तथा उसकी आयु लंबी होनी चाहिए। सुरक्षा, वायरिंग क्षरण धारा अर्थात लीकेज करंट व अति भार अर्थात ओवरलोड से सुरक्षित होनी चाहिए। लागत, वायरिंग को स्थापित करने के लिए उसकी प्रारंभिक लागत कम से कम होनी चाहिए। सुविधाजनक, वायरिंग को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि दोष होने की स्थिति में दोष को ढूंढने व वायरिंग को बदलने की सुविधा हो। दिखावट, वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए। यांत्रिक सुरक्षा, वायरिंग यांत्रिक रूप से मजबूत होनी चाहिए। वायरिंग प्रणालियां अर्थात वायरिंग सिस्टम्स। सामान्यतः वायरिंग प्रणालियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अस्थायी वायरिंग प्रणाली व स्थायी वायरिंग प्रणाली। अस्थायी वायरिंग प्रणाली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: क्लीट वायरिंग, स्टील तार की वायरिंग अर्थात वायरिंग विद स्टील वायर व फ्लेक्सिबल तार की वायरिंग, वायरिंग विद फ्लेक्सिबल वायर। इसी प्रकार स्थायी वायरिंग प्रणाली को हम निम्न मुख्य भागों में बांट सकते हैं: केसिंग केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग व कंड्यूट वायरिंग। इसी प्रकार केसिंग केपिंग वायरिंग को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं: वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग व PVC केसिंग केपिंग वायरिंग। व बैटन वायरिंग को 3 भागों में बांट सकते हैं: CTS वायरिंग अर्थात कैब टायर शीथेड वायरिंग, TRS वायरिंग अर्थात टफ रबर शीथेड वायरिंग व लेड शीथेड वायरिंग। और कंड्यूट वायरिंग को भी हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं:
सतह कंड्यूट वायरिंग अर्थात सरफेस कंड्यूट वायरिंग, छुपी हुई कंड्यूट वायरिंग, अंडरग्राउंड कंड्यूट वायरिंग व एमएस कंड्यूट वायरिंग अर्थात माइल्ड स्टील कंड्यूट वायरिंग व पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। अब हम अस्थायी वायरिंग प्रणाली अर्थात टेम्परेरी वायरिंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्लीट वायरिंग। इस प्रकार की वायरिंग का उपयोग अस्थायी वायरिंग के रूप में किया जाता है। क्लीट पोर्सलेन पदार्थ के बनाए जाते हैं तथा क्लीट के दो भाग होते हैं। एक भाग को आधार अर्थात बेस तथा दूसरे को टॉप कहा जाता है। क्लीट को दीवार पर कसने के लिए इसके बीच में छिद्र होते हैं। क्लीट में तारों को डालने के लिए खांचे बने होते हैं। यह एक खांचे, दो खांचे तथा तीन खांचे वाले हो सकते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियों के अंतर्गत क्लीट वायरिंग में निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है। दीवार पर क्लीट को कसने के लिए उसकी आपस में दूरी 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। वायरिंग को जमीन से कम 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। क्लीट में बने एक खांचे में एक ही तार स्थापित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वायरिंग में जोड़ लगाने की आवश्यकता पड़े तो जोड़ पर जोड़ बॉक्स अर्थात जॉइंट बॉक्स अवश्य लगाना चाहिए। यदि तार को छत अथवा दीवार से गुजारने की आवश्यकता हो तो दीवार अथवा छत में छेद करके उसमें कंड्यूट पाइप को स्थापित करके ही तार गुजारनी चाहिए। यदि तार को मोड़ने की आवश्यकता हो तो उसके पास क्लीट अवश्य स्थापित करना चाहिए। लाभ अर्थात एडवांटेजेस। इस वायरिंग को स्थापित करने में कम समय लगता है व दोष होने की स्थिति में दोष ढूंढना भी आसान होता है। इस वायरिंग का प्रारंभिक लागत मूल्य कम होता है। हानियां डिसएडवांटेजेस। यह वायरिंग देखने में सुंदर नहीं लगती है। इस प्रकार के वायरिंग पर मौसम का प्रभाव भी जल्दी होता है। यह वायरिंग यांत्रिक चोटों, पानी, अग्नि आदि से असुरक्षित रहती है। स्टील तार की वायरिंग अर्थात वायरिंग विद स्टील वायर। स्टील तार में 3 तार स्टील के तथा 4 तार कॉपर के होते हैं व उस पर प्लास्टिक का कुचालक चढ़ा होता है। इस प्रकार के तार का उपयोग अस्थायी वायरिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि स्टील के तार के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह तक तान कर बांध देने पर यह नीचे कम लटकता है। इसका उपयोग मेले, प्रदर्शनी, शादी ब्याह आदि के उत्सवों में अस्थायी वायरिंग हेतु किया जाता है। इसमें ऊर्जा का क्षय अधिक होता है एवं वोल्टापात भी अधिक होता है। फ्लेक्सिबल तार की वायरिंग अर्थात वायरिंग विद फ्लेक्सिबल वायर। यह अधिक अस्थायी वायरिंग प्रणाली है। इस वायरिंग को स्थापित करने के लिए फ्लेक्सिबल तार का उपयोग किया जाता है। इस वायरिंग में फ्लेक्सिबल तार को वृक्ष प्रणाली के जैसे ही दीवारों पर ठोके गए हुक की सहायता से बांध दिया जाता है। तार को मेन स्विच तथा फ्यूज आदि में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग का उपयोग शादी, विवाह, मेला, प्रदर्शनी आदि में किया जाता है। अतः इस वायरिंग का उपयोग कम से कम ही करना चाहिए क्योंकि यह अधिक सुरक्षित नहीं होती है। अब हम स्थायी वायरिंग प्रणाली अर्थात परमानेंट वायरिंग सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग।
यह वायरिंग घरेलू प्रतिष्ठानों और बंद स्थानों में अधिकतर की जाती है। इसमें टीक वुड के बने हुए केसिंग केपिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक को केसिंग और दूसरे को कैपिंग कहा जाता है। जिस भाग को पेंच के द्वारा दीवार के ऊपर कसा जाता है उसे केसिंग, और जो भाग इसके ऊपर लगाया जाता है उसे कैपिंग कहते हैं। केसिंग के अंदर नालियां बनी होती हैं जिसमें तारें डाली जाती हैं। केसिंग की चौड़ाई केपिंग के बराबर ही होती है। यह बाजार में निम्न साइजों में उपलब्ध होती है: 38 मिलीमीटर गुणा 19 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर गुणा 19 मिलीमीटर, 64 मिलीमीटर गुणा 19 मिलीमीटर, 76 मिलीमीटर गुणा 25 मिलीमीटर, 89 मिलीमीटर गुणा 31.8 मिलीमीटर आदि। इस वायरिंग को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फेज और न्यूट्रल वायर एक ही नाली में नहीं होने चाहिए। वायरिंग करने के बाद केसिंग केपिंग के ऊपर वार्निश की कोटिंग कर दी जाती है जिससे उसके ऊपर नमी का प्रभाव ना पड़े। इस वायरिंग में VIR वायर या PVC तार ही प्रयोग में लाई जाती है। केसिंग के लिए 35 मिलीमीटर और केपिंग के लिए 12 मिलीमीटर के स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु आजकल इस प्रकार की वायरिंग का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। लाभ, एडवांटेजेस: यह वायरिंग देखने में अच्छी लगती है व तार के ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं होता है। फेज व न्यूट्रल वायर आसानी से मालूम किए जा सकते हैं। इसकी लाइफ ज्यादा होती है। हानियां अर्थात डिसएडवांटेजेस: इस वायरिंग में आग लगने का डर रहता है। खराबी ढूंढना कठिन होता है। वायरिंग को बढ़ाना आसान नहीं होता है। दक्ष कारीगर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके जॉइंट बनाना कठिन होता है। PVC केसिंग केपिंग वायरिंग: आजकल इस प्रकार की वायरिंग का बहुत ही ज्यादा प्रचलन हो गया है क्योंकि यह वायरिंग वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग की अपेक्षा देखने में सुंदर लगती है और यह वुडन केसिंग केपिंग से सस्ती भी होती है। केसिंग केपिंग के दो भाग होते हैं। आधार वाले भाग को केसिंग कहा जाता है और जो एक नाली अथवा दो नाली वाली हो सकती है, तथा दूसरे वाले भाग को ढक्कन अर्थात केपिंग कहा जाता है। केसिंग को दीवार पर गिट्टियों अथवा पेंच की सहायता से स्थापित किया जाता है। जब केसिंग में तार को बिछा दिया जाता है तो PVC की बनी केपिंग से केसिंग को ढक दिया जाता है। बाजार में यह ज्यादातर इन साइजेस में उपलब्ध है: 38 मिलीमीटर गुणा 16 मिलीमीटर, 44 मिलीमीटर गुणा 16 मिलीमीटर, 51 मिलीमीटर गुणा 19 मिलीमीटर तथा 64 मिलीमीटर गुणा 19 मिलीमीटर आदि। इस वायरिंग में केसिंग के ऊपर केपिंग को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार के पेंच की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि केसिंग में खांचे बने होते हैं जिसमें केपिंग आसानी से सेट हो जाती है। लाभ, यह वायरिंग दूसरे अन्य प्रकार की वायरिंग से सस्ती है। इस वायरिंग में यदि फेज तथा न्यूट्रल तार को अलग अलग नाली में स्थापित किया जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। इस वायरिंग में किसी भी प्रकार का दोष हो जाने की स्थिति में उसे ढूंढना भी आसान होता है क्योंकि कैपिंग को आसानी से खोला जा सकता है। यदि किसी कारणवश तार खराब हो जाता है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। हानियां, डिसएडवांटेजेस: इस वायरिंग को नमी वाले स्थान पर लंबे समय तक स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि नमी वाले स्थान पर
केसिंग केपिंग खराब हो जाती है तथा अंततः तार का आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह वायरिंग देखने में उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। केसिंग केपिंग पीवीसी की बनी हुई होने के कारण बहुत लंबे समय तक रहने के बाद यह स्वतः ही टूटने लगती है, अर्थात पीवीसी भंगुर अर्थात ब्रिटल हो जाता है। अब हम बैटन वायरिंग का अध्ययन करेंगे। बैटन वायरिंग के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सीटीएस वायरिंग का अध्ययन करेंगे। इस वायरिंग में सीटीएस अर्थात कैब टायर शीथित तार प्रयोग की जाती है, परंतु आजकल इसका प्रचलन कम हो गया है तथा इसके स्थान पर पीवीसी तारें प्रयोग की जाती हैं। सीटीएस तार 1 कोर, 2 कोर तथा 3 कोर में पाई जाती है। इस वायरिंग को स्थापित करने के लिए तारों को बैटन के ऊपर टीन या तांबे की बनी क्लिपों की सहायता से लगाया जाता है। यह क्लिप 2 प्रकार के होते हैं, जॉइंट क्लिप व लिंक क्लिप। बैटन वायरिंग करने हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियां इस प्रकार हैं। बैटन सूखी हुई सागौन की लकड़ी की बनी तथा चारों तरफ से वार्निश आलेपित होनी चाहिए। इसमें लगने वाले बैटन की मोटाई 10 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आजकल बाजार में बैटन की मोटाई 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर तथा 25 मिलीमीटर तक होती है। दीवारों पर स्थापित की जाने वाली गिट्टियों की दूरी 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यदि बैटन में किसी स्थान पर जोड़ लगाने की आवश्यकता हो तो क्रमशः एल जोड़, कॉर्नर जोड़ व टी जोड़ आदि लगानी चाहिए। उसके अलावा क्रॉस ज्वाइंट, ब्रिज ज्वाइंट भी इसी वायरिंग व्यवस्था में लगाए जाते हैं। बैटन में क्लिप को कीलों की सहायता से स्थापित करना चाहिए तथा कीलों का साइज 40 मिलीमीटर हो सकता है। लिंक क्लिप में लिंकिंग आई लगानी आवश्यक होती है। लाभ अर्थात एडवांटेजेस। इस वायरिंग को नमी वाले स्थानों पर भी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार की वायरिंग टिकाऊ होती है। यह वायरिंग देखने में भी सुंदर लगती है। वायरिंग को स्थापित करने में कम मेहनत लगती है। हानियां डिसएडवांटेजेस। यह वायरिंग खुले स्थानों अर्थात जहां धूप आती हो वहां स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तार का इंसुलेशन खराब होने का डर रहता है। इस वायरिंग को वैसी जगह पर भी स्थापित नहीं करना चाहिए जहां तेजाब का काम हो, जैसे बैटरी चार्जिंग का कमरा आदि। टीआरएस वायरिंग। यह वायरिंग सीटीएस वायरिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कैब टायर शीथित तार की जगह पर टफ रबर शीथित तार का उपयोग किया जाता है तथा इस वायरिंग को भी बैटन पर ही लगाते हैं। लेकिन आजकल इस प्रकार की वायरिंग का प्रचलन भी समाप्त होता जा रहा है। लेड शीथित वायरिंग। यह वायरिंग भी बैटन वायरिंग की तरह ही होती है। इस वायरिंग को स्थापित करने के लिए सीटीएस या पीवीसी तार के स्थान पर लेड शीथित तार प्रयोग की जाती है। इस तार में कंडक्टर के ऊपर रबड़ का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, जिस पर लेड का खोल चढ़ा होता है। लेड का कवर चढ़े होने से यह तार को यांत्रिक आघातों से बचाता है। तार को लकड़ी की बैटन पर कीलों और ज्वाइंट क्लिपों की सहायता से स्थापित किया जाता है। यह क्लिप समतल दूरी में 10 सेंटीमीटर और लंबवत में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है। फिर बैटन को गिट्टियों के ऊपर स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। 2 गिट्टियों की आपस में दूरी 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जब वायरिंग को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना हो तो उसे कंड्यूट पाइप में से ले जाना चाहिए।
आजकल इस प्रकार के वायरिंग का प्रचलन भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लाभ, एडवांटेजेस। इस प्रकार के वायरिंग का इस्तेमाल नमी वाले स्थानों पर किया जा सकता है। तार के ऊपर धात्विक खोल होने के कारण कुछ हद तक यांत्रिक चोटों से भी सुरक्षा रहती है। हानियां, डिसएडवांटेजेस। यह वायरिंग प्रणाली टीआरएस वायरिंग प्रणाली से महंगी होती है। यह वायरिंग वैसी जगह के लिए सही नहीं होती है जहां पर तेजाब का काम होता है, जैसे बैटरी चार्जिंग का कमरा। इस वायरिंग में केबल के शीथ को अर्थ नहीं करने की स्थिति में यदि किसी कारणवश केबल शॉर्ट करता है तो शॉक लगने का खतरा रहता है। अब हम कंड्यूट वायरिंग का अध्ययन करेंगे। एमएस कंड्यूट पाइप वायरिंग। इस प्रकार की वायरिंग को उद्योगशाला, गोदामों आदि में लाइट और फैन तथा पावर पर्पज दोनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। यह आग, यांत्रिक चोटों आदि से कुछ हद तक सुरक्षित रहती है। इस प्रकार की वायरिंग को स्थापित करने के लिए पाइप को सैडल तथा पेंचों की सहायता से दीवारों पर गिट्टियां ठोंककर उस पर कस दिया जाता है अथवा दीवार में नालियां काटकर प्लास्टर कर दिया जाता है। भारतीय विद्युत अधिनियम की एमएस कंड्यूट वायरिंग के संबंध में कुछ संस्तुतियां इस प्रकार हैं। इस वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली एमएस कंड्यूट पाइप को आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए। जब कंड्यूट पाइप को आवश्यकता अनुसार काटते हैं तो उसके सिरे पर खुरदरापन आ जाता है तथा इसलिए तार के कुचालक की सुरक्षा के लिए बुशिंग्स भी प्रयोग करनी चाहिए, जिससे पाइप के अंदर तार डालते समय तार का इंसुलेशन छिलने नहीं पाए। कंड्यूट पाइप को स्थापित करने के लिए लगाए जाने वाले सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस वायरिंग में लगने वाले जंक्शन बॉक्स के बाद सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसी और डीसी सप्लाई के लिए अलग अलग पाइप होने चाहिए। कंड्यूट पाइप में तारों की संख्या उसकी क्षमता से अधिक नहीं होने चाहिए। कंड्यूट पाइप में चूड़ियां अर्थात थ्रेड्स इतनी लंबी होनी चाहिए कि उसको कंड्यूट के उपसाधनों में आसानी से कसा जा सके। कंड्यूट को क्षैतिज बिछाते समय थोड़ा सा ढाल अर्थात स्लोप होना चाहिए ताकि पानी के संघनन अर्थात कंडेंसेशन से बचाव हो सके। एमएस कंड्यूट को 2 कोट पेंट करना चाहिए जिससे जंग से बचाव हो सके। 8 SWG अर्थ वायर कंड्यूट पाइप की पूरी लंबाई के साथ साथ क्लिपों द्वारा लगाना चाहिए। समुचित जगह पर जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे तारों को खींचने और निरीक्षण में आसानी हो। लाभ अर्थात एडवांटेजेस। यह वायरिंग देखने में सुंदर लगती है। इस प्रकार के वायरिंग में आग लगने का डर भी कम रहता है। यह यांत्रिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इसी कारणवश यह उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है। हानियां, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है। किसी प्रकार पाइप में पानी चले जाने पर शॉर्ट सर्किट की संभावना भी हो सकती है। पाइप में चूड़ियां बनाने के कारण इसमें समय अधिक लगता है। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। इस वायरिंग को स्थापित करने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी पाइप का उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम गिट्टियां स्थापित करके उस पर सैडल के आधार वाले भाग को पेंच की सहायता से कस दिया जाता है। अब पाइप के अंदर आवश्यकता अनुसार तारें डालकर उसे सैडल के आधार वाले भाग पर रखकर टॉप वाले भाग से पेंच के द्वारा कस दिया जाता है।
इसमें आवश्यकता अनुसार बैंड, एल्बो, जंक्शन बॉक्स आदि प्रयोग किए जाते हैं तथा छुपी हुई वायरिंग करने के लिए दीवारों में नालियां काटी जाती हैं। तत्पश्चात पाइप को लगाकर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे वायरिंग यांत्रिक रूप से पूर्ण सुरक्षित हो जाती है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग की संस्तुतियां इस प्रकार हैं। इस वायरिंग में उपयोग की जाने वाली पाइप की मोटाई कम से कम 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। पीवीसी पाइप को स्थापित करने के लिए सैडल की आपस में दूरी 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 40 सेंटीमीटर के बीच होनी आवश्यक है। यदि इस वायरिंग में जंक्शन बॉक्स लगाने की आवश्यकता हो तो जंक्शन बॉक्स के बाद सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वायरिंग को स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वाधर में ज्यादा सैडल तथा क्षैतिज में कम सैडल का उपयोग करना चाहिए। इस वायरिंग को स्थापित करते समय इसके स्विच बोर्ड को फर्श से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। लाभ: यह देखने में सुंदर लगती है। यह वायरिंग एमएस कंड्यूट पाइप वायरिंग से सस्ती होती है। इस वायरिंग पर नमी, तेल, अम्ल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। हानियां: डिसएडवांटेजेस: इस प्रकार के वायरिंग पर अग्नि का प्रभाव जल्दी होता है। पीवीसी कंड्यूट पाइप यांत्रिक चोटों से असुरक्षित रहता है। समय के साथ पीवीसी के भंगुर अर्थात ब्रिटल हो जाने की संभावना भी होती है। अब हम विभिन्न वायरिंग तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न बिंदुओं पर आधारित होगा। पहला बिंदु जीवन अर्थात लाइफ है। क्लीट वायरिंग का जीवन कम है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग का जीवन अधिक है। सीटीएस, टीआरएस वायरिंग का जीवन भी अधिक होता है। कंड्यूट वायरिंग का जीवन सर्वाधिक होता है। अब दूसरा बिंदु यांत्रिक सुरक्षा अर्थात मैकेनिकल प्रोटेक्शन है। क्लीट वायरिंग में कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं होता है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग के अंदर कुछ अच्छा मैकेनिकल प्रोटेक्शन होता है। सीटीएस, टीआरएस वायरिंग आदि में भी किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं होता है, जबकि लेड शीथेड वायरिंग में कुछ बेहतर मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है। परंतु कंड्यूट पाइप वायरिंग के अंदर बहुत अच्छा मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है। इसी वजह से ये वायरिंग उद्योगों के अंदर प्रयुक्त की जाती है व इसमें लोहे का कंड्यूट प्रयुक्त किया जाता है। अब तीसरा बिंदु हमारा मूल्य है अर्थात कॉस्ट। क्लीट वायरिंग बहुत सस्ती होती है, जबकि केसिंग केपिंग वायरिंग का मूल्य मध्यम होता है। सीटीएस, टीआरएस वायरिंग भी सस्ती है, जबकि लेड शीथेड वायरिंग का मूल्य मध्यम श्रेणी में आता है। परंतु कंड्यूट पाइप वायरिंग बहुत महंगी होती है। चौथा बिंदु आग से सुरक्षा है अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। क्लीट वायरिंग आग से सुरक्षित नहीं होती है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग में यदि आग लग जाए तो आग और बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह वायरिंग लकड़ी की होती है। इसी प्रकार सीटीएस वायरिंग के अंदर भी आग से सुरक्षा बहुत कम होती है, परंतु कंड्यूट पाइप वायरिंग आग से सुरक्षित होती है। अब हम नमी से सुरक्षा पर विचार करेंगे। क्लीट वायरिंग नमी से सुरक्षित नहीं होती है, जबकि केसिंग केपिंग वायरिंग में नमी से सुरक्षा कुछ कम होती है। सीटीएस वायरिंग व लेड शीथेड वायरिंग के अंदर बेहतर नमी से सुरक्षा होती है, जबकि कंड्यूट पाइप वायरिंग के अंदर बहुत ही कम नमी से सुरक्षा होती है।
अब हम कारीगर के आधार पर वायरिंग व्यवस्था का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। क्लीट वायरिंग के अंदर अकुशल वायरमैन भी कार्य कर सकता है, जबकि केसिंग केपिंग वायरिंग के अंदर बहुत कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। CTS, TRS वायरिंग व लेड शीथेड वायरिंग में भी कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, परंतु कंड्यूट पाइप वायरिंग में बहुत ही कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला बिंदु वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले समय पर आधारित है। क्लीट वायरिंग के अंतर्गत समय बहुत कम लगता है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग को करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। CTS, TRS वायरिंग में भी कम समय लगता है, जबकि लेड शीथेड वायरिंग में अपेक्षाकृत अधिक समय की आवश्यकता होती है, किंतु कंड्यूट पाइप वायरिंग के अंदर बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु अपीयरेंस है, अर्थात वायरिंग की दिखावट। क्लीट वायरिंग देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग देखने में अच्छी लगती है। CTS, TRS वायरिंग व लेड शीथेड वायरिंग जो कि बैटन पर की जाती है वो भी अच्छी दिखाई पड़ती है, जबकि कंड्यूट पाइप वायरिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है यदि वह सतह के अंदर की जाए। फेरबदल अर्थात अल्टरेशंस। वायरिंग करने के पश्चात क्लीट वायरिंग में फेरबदल आसान होता है, जबकि एक बार वायरिंग हो जाए तो फेरबदल वुडन केसिंग केपिंग में कठिन होता है। CTS, TRS वायरिंग में भी यह सरल है, किंतु लेड शीथेड वायरिंग में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु कंड्यूट वायरिंग में यह कार्य बहुत कठिन हो जाता है। उपयोग। क्लीट वायरिंग अस्थायी वायरिंग के कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, जबकि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग को घर आदि में प्रयुक्त किया जा सकता है। CTS, TRS वायरिंग भी घर, दफ्तरों आदि में प्रयुक्त की जा सकती है। लेड शीथेड वायरिंग को नमी वाली जगह पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि कंड्यूट पाइप वायरिंग को घरों, कार्यशालाओं, फैक्ट्रियों इत्यादि में प्रयुक्त किया जाता है। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हमने निम्न बातों को जाना। वायरिंग प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं, हमें अपने घरों, कार्यालयों आदि के लिए किस प्रकार की वायरिंग का चुनाव करना चाहिए, वायरिंग करवाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कक्षा कार्य। विद्यार्थी कृपया बताएं कि वुडन केसिंग केपिंग से आप क्या समझते हैं, उसकी हानियों के बारे में लिखें। वायरिंग का चुनाव करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, उसका संक्षिप्त विवरण दें।